ओम गजाननं भूतगणादिदेवितं तपेक्षजम्बो फलचारभक्षणम्। तो हैदराबाद वर्सेस भाग्यनगर, छोटा चुनाव बड़ी गदर, यही सब कुछ है वहां पर। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। निकाय चुनाव प्रचार के लिए वो रोड शो करने वाले हैं और उससे पहले उन्होंने रोड शो शुरू हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, अमित शाह का रोड शो शुरू हो गया है। उससे पहले भाग्य लक्ष्मी मंदिर गए थे वो, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, आरती की, आशीर्वाद लिया और अब रोड शो पर निकल पड़े हैं वो। सीधी तस्वीरें इस वक्त हैदराबाद से आपको दिखा रहे हैं। सिकंदराबाद से रोड शो उनका शुरू हो रहा है और वहां पर किस कदर उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में अपने सबसे बड़े नेताओं में से एक अमित शाह के वहां पर पहुंचने पर, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कल आपने योगी के रोड शो की तस्वीरें देखी थी और बिल्कुल कुछ वैसी तस्वीरें इस वक्त आती हुई वहां अमित शाह पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, जानते हैं कि बीजेपी को किस तरह से, अगर बीजेपी को इतनी बड़ी पार्टी बनाने का श्रेय किसी को दिया जाना चाहिए तो उनमें से एक है अमित शाह। भली भांति जानते हैं कि किस तरह से चुनाव की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना है और इसीलिए देखिए, जब प्रचार का आखिरी दिन है, आज शाम 5 बजे तक प्रचार का भोपू थम जाएगा, उससे पहले एक निकाय चुनाव को में लोकसभा चुनाव जैसा प्रचार, ये बीजेपी की वो आक्रामक रणनीति है जिसका पार अभी तक विपक्ष नहीं पा रहा है, जिसकी काट ढूंढना है अभी उनको। क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि एक निकाय चुनाव को बीजेपी इतना बड़ा मुद्दा बना देगी। किसी ने नहीं सोचा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निकाय चुनाव में प्रचार करने जाएंगे। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, आपके सामने ये तस्वीरें बता रही हैं कि दक्षिण की राजनीति में आगे बढ़ने के लिए अब बीजेपी ने कितना ज्यादा जोर लगा दिया है और मौका चाहे निकाय चुनाव का हो, वजह चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो, बीजेपी कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैदराबाद से। ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव में 150 सीटों के लिए मतदान होना है 1 तारीख को। बीजेपी के पास पिछले चुनाव में केवल 4 सीटें थी, AIMIM के पास 44 सीटें थी। उसके बावजूद इस पूरे लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। अमित शाह के बगल में आपको दिख रहे हैं भूपेंद्र यादव और तेलंगाना के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय। और भूपेंद्र यादव वो शख्स हैं जो वहां पर रहकर इस पूरे चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। और इससे बड़ी बात, भूपेंद्र यादव ही वो शख्स हैं जिन्होंने बिहार चुनाव प्रभारी थे बीजेपी के, और अगर इतनी शानदार जीत हासिल हुई है तो उसमें उनकी रणनीति का भी श्रेय जाता है। और भूपेंद्र यादव को हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव के रणनीतिकार के तौर पर वहां भेजा, अगर प्रभारी के तौर पर भेजा, तो आप इसका मतलब समझिए। 3 तस्वीरें आपके सामने, 27 नवंबर, 28 नवंबर और लाइव, यानी इस वक्त की सीधी तस्वीरें। जेपी नड्डा 27 नवंबर को वहां पर पहुंचे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। 28 नवंबर योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, पूर्व अध्यक्ष, वहां पर आपको दिख रहे हैं इस वक्त लाइव। ये आप समझिए किस तरह से ओवैसी के गढ़ में घुसकर AIMIM के किले में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। किस तरह से TRS, केसीआर जो कभी NDA में हुआ करते थे, केसीआर जो बीजेपी के कभी नरम दल के तौर पर माने जाते थे, बीजेपी के साथ कई बार वो चल आते हैं कई मुद्दों पर, किस तरह से उनको खुली चुनौती दे रही है बीजेपी इस निकाय चुनाव में, आप देख सकते हैं। इसके क्या मायने हैं? क्या केवल ये निकाय चुनाव तक सीमित है? क्या ये केवल तेलंगाना की राजनीति तक सीमित है, या इसके बहुत मायने हैं? इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। अभिषेक, तस्वीरें दिख रही हैं, अमित शाह वहां पर दिख रहे हैं हमें रोड शो में, वहां पर एक बड़ी गाड़ी में ऊपर वो खड़े हुए हैं, उनके साथ भूपेंद्र यादव और संजय भी दिख रहे हैं और हुजूम बहुत बड़ा दिख रहा है। आप क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बड़ा हुजूम है और 3 विधानसभा क्षेत्रों से होकर के इसे गुजरना है। जो 3 विधानसभा क्षेत्र वहां पर आते हैं, जुबली नगर है, सनत नगर है, वहां से होना है। और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ का प्रदर्शन किया जा रहा है और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज का दिन रखा गया था, क्योंकि एक प्रचार के आखिरी दिन जितना ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट हो सकेगा उतना ही पार्टी के लिए ये फायदेमंद होगा, ऐसा पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है। और इसीलिए अमित शाह का चुनाव प्रचार आज रखा गया है, अंतिम दिन, और बहुत ही अच्छी खासी तादाद में लोग वहां पर इकट्ठा हैं। हमने योगी आदित्यनाथ का रोड शो हुआ था कल, उसमें भी काफी जन समुदाय को देखा था। तो बीजेपी
ये जो भीड़ आ रही है, इसी को बीजेपी ये कह रही है कि आप इस अंडर करंट को समझिए, हमारे फेवर में चीजें जा रही हैं। हम वो 4 सीटों वाली पार्टी नहीं है जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारे पास 4 सीटें हुआ करती है। तस्वीर बहुत बदली हुई है और जिस दिन काउंटिंग होगी ये बदली हुई तस्वीर दिखाई पड़ जाएगी। गौरव, ठीक है, बिल्कुल। और तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरह से वहां पर अब देखिए बीजेपी के प्रचार में अब भगवा रंग के गुब्बारे तक छोड़े जा रहे हैं। खैर ये तो कलर है ही। मेरे साथ कौन कौन है आपको उनसे रूबरू करवाता हूं। मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर है हमारे साथ। मेरे साथ इस वक्त इम्तियाज जलील जुड़ेंगे, एआईएमआईएम के सांसद, थोड़ी देर में, और के बद्रीनाथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और जीवीएल आपसे शुरू करता हूं, ये क्या कर दिया आप लोगों ने, एक निकाय चुनाव पर इतना ज्यादा जोर किस लिए? देखिए, ये बहुत अहम चुनाव है, ये निकाय चुनाव है, बिल्कुल मैं मानता हूं। लेकिन तेलंगाना प्रदेश के लिए हैदराबाद के जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। 24 विधानसभा, 4 लोकसभा का एरिया इस शहर के अंदर शहर में समेटा हुआ है। और दूसरी तरफ एक आइडियोलॉजिकल एक फाइट है, क्योंकि जिस प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति एमआईएम करती है, जिस प्रकार के सांप्रदायिक राजनीति का समर्थन टीआरएस करती है, उनका ओवैसी के साथ, एमआईएम के साथ जो उनकी साठगांठ है, इनके जो समझौता है, यह एक्चुअली बीजेपी इसका विरोध करती है। जब हम असली सेक्युलरिज्म बीजेपी फॉलो करती है, लेकिन एमआईएम ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को देश में, टीआरएस की पॉलिटिक्स को इस देश में आपकी बी टीम कहते हैं। जीवीएल विपक्षी तो ये कहते हैं बिहार में भी बी टीम का रोल प्ले किया एआईएमआईएम ने बीजेपी की। नहीं, देखिए, ये हमारे जो जिनका एमआईएम के साथ कारण नुकसान हो रहा है वो कुछ भी कहेंगे, वो उनका फाइट एमआईएम के साथ है, हमारी फाइट इन सभी के साथ है। हम एमआईएम, टीआरएस, कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी, यानी आप कह रहे हैं आपने बीजेपी वर्सेस ऑल की जंग बना दिया इसको, और उसी के तहत आपने इस निकाय चुनाव को भी नहीं छोड़ा। मैं आता हूं, के बद्रीनाथ हमारे साथ है, साउथ की पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं। बद्रीनाथ सर, क्या आपको लगता है कि यह निकाय चुनाव तक ही सीमित है या इसके पीछे और कोई मंशा है बीजेपी की? तो बीजेपी का जो तेलंगाना में जो अभी जो हैदराबाद के इलेक्शन में जो लड़ रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा लार्जर पिक्चर हम लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि कर्नाटक के बाद तेलंगाना को फोकस करते हुए बीजेपी हैज बीन ट्राइंग टू वर्क फॉर लॉन्ग, और इस लार्जर पिक्चर में ये हैदराबाद का इलेक्शन जो है बहुत महत्वपूर्ण लगता है। नहीं तो इतना स्टार कैंपेनर्स को वहाँ उतारने का मतलब ये है कि इसका पिच बढ़ा दिया है, इसका पिच बढ़ा दिया है। अच्छा बद्रीनाथ जी, ये बताइए, जिस तरह से कल योगी ने एक नई बहस छेड़ दी, हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करेंगे, आज भाग्य लक्ष्मी मंदिर में गृह मंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये क्या बताता है? नहीं, मान लीजिए कि हिस्टोरिकली हैदराबाद बिफोर हैदर अली साहब का आने के पहले Hyderabad was definitely called as Bhagyanagar. It's a historical fact. Nobody can deny that. लेकिन ये है कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल कल योगी जी ने बोल रहे थे कि भाई फैजाबाद को चेंज करके हमने अयोध्या कर लिया, और दूसरी बात आप इलाहाबाद को चेंज करके हमने प्रयागराज कर लिया। तो मतलब ये है कि भाई हिंदू या हिंदुस्तान का आस्था के साथ जुड़े हुए जो नामों को लेना, इट्स पार्ट ऑफ द नेशनल नैरेटिव। यानी आपकी बात का मतलब है कि इसके पीछे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है। सीधे जीवीएल नरसिम्हा के पास जाते हैं। जीवीएल, यानी भाग्यनगर बदलकर आप हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं वहां पर, हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर अगर आप करना चाहते हैं तो? क्यों नहीं बदलना चाहिए? कई शहरों का नाम देश में बदला है। क्या बॉम्बे मुंबई नहीं हुआ है? क्या ब्रिटिश के एक समय पर जो नाम रखा गया उसको हमने हैदराबाद में क्या दिक्कत है आपको? मद्रास को चेन्नई कर, सुन लीजिए, मद्रास को चेन्नई कर लिया, कलकत्ता को कोलकाता कर लिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अंग्रेजी के जो यादें आज भी रहे। सिमिलरली इस्लामिक जो इन्वेडर्स ने, आक्रांताओं ने जो भारत के साथ जुलूल किया है, क्या उनका याद आज क्यों नहीं रहना चाहिए?
हैदराबाद के, लेकिन ओवैसी तो कह रहे हैं नस्लें खत्म हो जाएंगी लेकिन नाम नहीं बदल पाएंगे आप, साफ उन्होंने पलटवार किया है आज। देखिए, उनके जैसे एमआईएम जैसा ब्रांड पॉलिटिक्स को लोग पसंद नहीं करते हैं, वो अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हम केवल भारत की अपनी इतिहास, भारत की अपनी मूल संस्कृति को याद दिलाने की काम कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस, टीआरएस जैसे पार्टियां एमआईएम ब्रांड पॉलिटिक्स पे वो भी उतरे हुए हैं। तो इसलिए हमारी लड़ाई केवल एमआईएम से नहीं है, ऐसे सारे राजनीतिक दल जो तुष्टीकरण राजनीति करके अपने राजनीतिक भविष्य को आजमाते हैं, हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं ये सवाल लेके जाऊंगा अब के बद्रीनाथ जी के पास। बद्रीनाथ जी, क्या आपको लगता है कि ओवैसी के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है? जिस तरह से उनके घर में घुसकर बीजेपी ने इतनी जोर की हुंकार लगाई है, क्या ओवैसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है ये अब? मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो खतरा है टीआरएस के लिए। अच्छा, एमआईएम से ज्यादा टीआरएस के लिए इसलिए है क्योंकि पिछली बार ही लगभग 99 सीट उन्हें जीते हैं और अब एमआईएम और टीआरएस का टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग तो है ही है, हर चुनाव में है। असेंबली इलेक्शन में तो, लोकसभा इलेक्शन में थे और अब इस चुनाव में भी जो भी, यानी आप कह रहे हैं दोनों के अंदर साइलेंट कोऑर्डिनेशन है? आप ये कह रहे हैं दोनों के अंदर एक साइलेंट अलायंस है? बिल्कुल, इसका कोई इवन टीआरएस लीडरशिप भी उसको मना नहीं कर सकता है क्योंकि जहां भी एआईएमआईएम का कैंडिडेट्स है वहां ये टीआरएस का जो कैंडिडेट जो है सिर्फ हिंदूज का वोट स्प्लिट करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। जीवीएल जानकार तो ये भी कह रहे हैं क्योंकि राज्यसभा में आपकी टीआरएस पर डिपेंडेंसी कम हुई है, निर्भरता कम हुई है, इसलिए आप सीधे उनके घर में घुसकर उनको चुनौती दे रहे हैं, वरना कई मुद्दों पर टीआरएस का साथ आपको चाहिए था इससे पहले भी। देखिए, ये अलग विषय है। जब कानून पास करने की बात आती है लोकसभा राज्यसभा में, लोकसभा में हमारी स्ट्रेंथ है जैसा आपने खुद कहा, राज्यसभा में ये केवल हमारी सहायता नहीं कर रही है। जो कानून हम बनाते हैं ये देश के नागरिकों के सुविधा के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए कानून बनाते हैं। तो इसलिए कई राजनीतिक कई स्टेट गवर्नमेंट और गैर बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट्स और पार्टियां भी समर्थन करती है क्योंकि उनके फायदे में भी है। और हम चाहेंगे भविष्य में हम हर दल से, हर गैर एनडीए दल से हम सत्ता के लिए लड़ेंगे, हर स्टेट में लड़ेंगे। लेकिन जब कानून बनाने की बात आएगी, जब देश की हित की बात आएगी, राष्ट्र हित में कोई राजनीति नहीं, लेकिन ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है ये बड़ी डिफरेंट है दूसरी पार्टियों से। बिहार में चुनाव हो रहा होता है, गृह मंत्री बंगाल चले जाते हैं और वहां पर 3 दिन रुक कर आते हैं। साउथ में, तमिलनाडु में चुनाव के लेकर सरगर्मियां शुरू हो रही हैं और आपने पूरा जोर लगा दिया हैदराबाद के निकाय चुनाव पर। तो ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? देखिए, हम हर स्टेट को महत्व देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक स्टेट को, हम अगले चुनाव जो मई में होने वाले हैं उसमें बड़े चुनाव बंगाल और मद्रास, चेन्नई और तमिलनाडु, उसके लिए हम पूरी स्ट्रेटजी तैयार किए हुए हैं। हमारी बंगाल जीतना तय है, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बंगाल जीतना तय है। बंगाल में कोई ताकत नहीं रोक सकती है बीजेपी को। और हमारे अगला जो पड़ाव होगा वो तेलंगाना, आंध्र होगा, जहां से 42 सीट आते हैं। तो उसमें तेलंगाना हमारे लिए सबसे बड़े तैयार हो रहे हैं क्योंकि अच्छा जीवीएल, आपने क्योंकि आप एक सेफोलॉजिस्ट भी रहे हैं, आप पत्रकार भी रहे हैं, आप बताइए 150 में से कितनी सीटों का आपको लगता है अंदाजा है कि इस बार इतने हैवी कैंपेन के बाद, इतने बड़े स्टार कैंपेनर्स के वहां पहुंचने के बाद बीजेपी हासिल कर सकती है? 4 सीटें पिछली बार मिली थी ना। हम बड़ी सफलता की उम्मीद कर रहे हैं। मैं कोई संख्या, कोई नंबर नहीं देना चाहूंगा, लेकिन बहुत बड़ा इजाफा होगा बीजेपी का, क्योंकि हमने हाल में ही देखा है तो दुबाका विधानसभा के उपचुनाव में, अभी बिहार के साथ साथ जो उपचुनाव हुआ है वो जो टीआरएस की और मुख्यमंत्री केसीआर के गढ़ माना जाता है, वहां हमने एक सेंध लगाई है, हमने जीतकर एक टीआरएस को बड़ी चुनौती दी है। तो इसलिए हमारा संख्या बल कई गुना बढ़ेगा इस बार।
और हम उम्मीद करते हैं हैदराबाद की जनता, सिकंदराबाद की जनता, ट्विन सिटीज की जनता हमको ग्रेटर हैदराबाद की रीजन में हमको बड़ी अच्छा, मैं आपके पास आता हूँ। के बद्रीनाथ जी फिर से जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी एक बार एक सवाल ले लेता हूँ। के बद्रीनाथ जी, तो क्या ये माने कि बीजेपी ने, देखिए वो तो इमेज तोड़ दी कि केवल हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है, ये तो इमेज बहुत पहले तोड़ दी इन्होंने, लेकिन क्या दक्षिण भारत में बीजेपी ने अब उसको और ज्यादा एग्रेसिवली शुरू कर दिया, अपना पैर पसारने का जो कवायद है? नहीं, ये आप ये सोच लीजिए कि मोर देन 20 असेंबली, स्टेट असेंबलीज आपके हाथ में है। हाँ। और लोकसभा और राज्यसभा में लगभग आपका पूर्ण बहुमत है। उसके बाद जो है लॉजिकल एक्सटेंशन होगा कि आप जहां जहां आपका पार्टी थोड़ा कमजोर है, थोड़ा एक्सपेंशन का मौका है, वहां जाएंगे ही है। और इसमें जो है, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लेट लीजिए, त्रिपुरा में कोई नहीं सोचा कि भाई बीजेपी का वहां सत्ता हासिल करेगी, लेकिन वहां जो है बहुत बड़ी पार्टी बनके उभरा और वहां सत्ता हासिल किया है। सेम वे माय गेस इज हैदराबाद विल बी अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ए लार्जर फाइट बिटवीन। तो फिर मेरा अगला सवाल आपसे ही है कि हैदराबाद के इस चुनाव के रिजल्ट्स का क्या बंगाल के असेंबली इलेक्शन पर या तमिलनाडु के असेंबली इलेक्शंस पर कोई असर आप देखते हैं? दो चीजें हैं इसमें। बंगाल में अपना एक करंट अलग है और तमिलनाडु में बीजेपी का स्थिति अलग है। तो बंगाल में ऑलरेडी तृणमूल कांग्रेस इज ऑन द बैक फुट, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी जो है सत्ता दल के साथ जा रहे हैं, तो वहां एक वैक्यूम एक तरह का है तमिलनाडु में, और बंगाल में अपोजिशन का वैक्यूम जो है या फिल करे या रूलिंग पार्टी को डिसलॉज करके तृणमूल कांग्रेस को वहां सत्ता हासिल करना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल और फिर मैं जीवन के पास जाऊं, अभिषेक के पास जाऊं। के बद्रीनाथ, एक और जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए। ये कांग्रेस आपको कहां दिखती है? कांग्रेस ने जिस तरह से इस निकाय चुनाव को छोड़ा हुआ है, क्या अभी भी वो उस माइंडसेट से नहीं निकल पाए हैं कि छोटे चुनाव में बड़े नेता नहीं जाएंगे? और बीजेपी ने यही इसी जगह एक अलग एग्जाम्पल सेट कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस एक समय में तेलंगाना की बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी। नहीं, ये आप सच बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं कि कांग्रेस बहुत बड़ी फोर्स है तेलंगाना में, लेकिन उनका मोरल बहुत डाउन है, क्योंकि पिछले बाई इलेक्शन के बाद और उसके पहले लोकसभा इलेक्शन के बाद वहां पार्टी रीग्रुपिंग नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, सेंट्रल लीडरशिप में कहीं भी स्टेबिलिटी या यू डोंट इवन हैव ए कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो ये असर जो है कांग्रेस की पूरा पार्टी के ऊपर हर स्तर पे वो दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि सेंट्रल लीडरशिप में अगर आपके कॉन्फिडेंस नहीं है तो ग्रास रूट लेवल पर वो दिखता है, और वो हैदराबाद के इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में दिख रहा है। आप तस्वीरें देखिए, इस वक्त 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और यही मैं बात पूछने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ देश की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश की सबसे बड़ी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री, पार्टी का फायर ब्रांड नेता, यानी केवल प्रधानमंत्री को छोड़ दें तो कोई ऐसा चेहरा नहीं बचा बीजेपी ने जो अपने सबसे बड़े चेहरों को उतार ना दिया हो इस इलेक्शन में। और दूसरी तरफ कांग्रेस की पार्टी का एक कोई भी जाना माना चेहरा, बड़ा फेस दिखता नहीं। AIMIM का एकमात्र फेस असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने पूरी ताकत लगाई हुई है। TRS की तरफ से भी वो कैंपेनिंग नहीं दिखती जो कैंपेनिंग बीजेपी की तरफ से दिख रही है। यही सवाल है कि क्या हैदराबाद निकाय चुनाव बीजेपी ने अपनी नाक की लड़ाई बना ली है, और वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बहुत अहम है। किस तरह से ये पेड़ों के बीच से ये तस्वीरें जो आ रही हैं और दूर दूर तक जो लोग दिख रहे हैं, ये बता रहा है कि किस तरह से बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो उत्साहित है, और अगर कार्यकर्ता उत्साहित है तो रिजल्ट्स में कन्वर्ट होना बहुत लाजमी है। और ये बहुत बड़ी चीज है। मैं अब अभिषेक उपाध्याय भी वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मैं PCR से पूछूंगा, अगर अभिषेक कनेक्ट हैं तो मैं उनके पास जाना चाहूंगा। अभिषेक के पास हम जाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं आप देखते रहिए, कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। अभिषेक,
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जीवीएल से, वो कह रहे हैं कि हम क्यों ना हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करें, हम क्यों इस्लामिक जो आक्रांता थे उनके नाम पर रखे गए शहरों के नाम बदलें। यानी मैसेज साफ है, हम करेंगे और वही हो रहा है वहाँ भी हैदराबाद के निकाय चुनाव में। देखिए, बीजेपी को कुछ भी छिपाना नहीं है और ये जो नई बीजेपी की जो नई शक्ल है उसमें यही खासियत है कि वो कुछ भी नहीं छिपाते हैं, जो है वो सामने है। वो जो बातें कह रहे हैं, हिंदुत्व की बातें हैं, प्रतीकों की बातें हैं, वो एकदम खुल के सामने आ रही हैं। और दूसरी ओर यहाँ दोनों बातें ध्यान देने वाली बातें हैं। इसी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक छोर है वो भी एक स्ट्रीम को पकड़े हुए हैं और वो भी खुलकर पकड़े हुए हैं। समझ लीजिए कि एक जो स्ट्रीम असदुद्दीन ओवैसी की है उसको दूसरे स्ट्रीम से उसी अंदाज में काटना, खुल करके उन्हीं प्रतीकों के साथ में सामने आना जो बीजेपी के कोर प्रतीक रहे हैं। और बीजेपी को इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी हिचकिचाहट नहीं है। बीजेपी का मैं एक जानकारी आपको, तो एक उम्मीदवार बीजेपी का यहाँ पर उम्मीदवार है जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का उम्मीदवार है। ओवैसी के ने भी 5 हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं। तो ये सब चीजें भी पैरेलल चल रही हैं। लेकिन इन सब के ऊपर ये है कि जो कोर आइडियोलॉजी है उसको छिपाने में, उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुल के सामने आ रही है। और कुछ पार्टियां तय नहीं कर पा रही हैं कि वो किस आइडियोलॉजी के साथ जाएं, और बीजेपी ने खुलकर अपना पूरी विचारधारा सामने रख दी है और बड़े आक्रामक तरीके से उस पर आगे बढ़ रहे हैं। अभिषेक, आपके पास आता हूं जीवीएल, लेकिन इसके बाद क्या आगे का क्या मकसद? फिर तेलंगाना का विधानसभा चुनाव टारगेट पर है, क्या उसका सेमीफाइनल लड़ रहे हैं आप लोग इस तरह से? ये देखिए, ये चुनाव केवल तेलंगाना के लिए, दक्षिण के लिए एक हैदराबाद एक एंट्री पॉइंट, एक गेट की तरह काम करेगा और पूरा उत्साहित करेगा पूरे दक्षिण भारत में। और तेलंगाना में 2023 में सरकार बनाने के लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं और 100% मैं आज आपको कह रहा हूं, हमारा सरकार 2023 में तेलंगाना में बनेगा। इसमें कोई एकमात्र विधायक आपका आया था पिछले चुनाव में जीवीएल, अगर उपचुनाव जोड़ दें तो 2 विधायक हैं, 119 सीटें हैं। इतना कॉन्फिडेंस एक निकाय चुनाव के दम पर? नहीं, जहां हमने एक भी सीट नहीं जीती थी वहां भी हमने सरकारें बनाई, जनता के समर्थन से बनाई, और त्रिपुरा में बनाए, हम हरियाणा में, यही सवाल हरियाणा में भी आता था ना। 2% वाली पार्टी 2014 के पहले 2009 में चुनाव का आंकड़ा देखिए, 2009 का 4 का आंकड़ा देखिए, हरियाणा का विधानसभा चुनाव का हमने कभी 1-2% नहीं। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आपको साउथ में क्यों है? हैदराबाद के आसपास राज्यों में आप सरकार बना चुके थे, कर्नाटक से आ रहा है क्या कॉन्फिडेंस? हरियाणा के आसपास राज्यों में, माफ कीजिएगा, हरियाणा के आसपास के राज्यों में आज बीजेपी क्या रिप्रेजेंट करती है? बीजेपी रिप्रेजेंट करती है डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, बीजेपी रिप्रेजेंट करती है पॉलिटिक्स में के अंदर इंटेग्रिटी, बीजेपी रिप्रेजेंट करती है मॉडर्निटी। बीजेपी तो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये पुदुचेरी में भी ये लागू रहेगा, हैदराबाद में भी ये अपील रहेगा, त्रिपुरा में भी इसी का अपील रहेगा। तो ये कोई रीजन से कोई समेटा हुआ हमारी इमेज नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की छवि मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के अधीन पूरे देश में एक अपील है, हमें मोदी जी के बीजेपी वाली सरकार यहाँ भी चाहिए। ठीक है जीवीएल, मेरे साथ इस वक्त AIMIM से के सांसद इम्तियाज जलील जुड़ रहे हैं और सीधे उनका रुख करते हैं। इम्तियाज भाई, थोड़ा देर से आए आप, लेकिन हम बात कर रहे हैं बीजेपी के आक्रामक चुनाव प्रचार की। बीजेपी ने जिस तरह से अपने सबसे बड़े नेताओं को हैदराबाद के निकाय चुनाव में उतार दिया है और सीधा टारगेट आपकी पार्टी पर, आपके नेता पर, असदुद्दीन ओवैसी पर, कैसे देखते हैं इसको? जी देखिए, बहुत ही ये अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने हैदराबाद में यहाँ पर आकर किया है। देखिए, ये चुनाव है और चुनाव के अंदर आप हर राजनीतिक पार्टी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने आके यहाँ पर कैसी कैसी बातें की है। एक बड़ा नेता कहता है कि अगर हम चुनकर आ गए तो हम अवैसी बंधुओं को अपने पैरों के नीचे रखेंगे। दूसरा कहता है कि अगर हम चुनकर आ गए तो पुराने शहर के अंदर हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तीसरा कहता है कि असदुद्दीन अवैसी को वोट देने का मतलब ये है कि जिन्ना को वोट देने के बराबर है करके। यानी कि जो शख्स हैदराबाद की आवाम तमाम
जाति, धर्म और मजहब के लोगों ने 3 बार उन्हें लोकसभा के अंदर भेजा है, उन्हें लोकसभा के अंदर अवार्ड मिला है, उसको आप ये कहते हैं कि आप इसको अगर वोट देंगे तो जिन्हा, तो इस तर्क के ऊपर जो आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी, उन्हें मालूम है कि तेलंगाना के अंदर उनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो ये बौखलाहट का शिकार होकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत ही खेदजनक है, और मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ होगा, कहीं ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ होगा जहाँ इतने बड़े बड़े नेता एक नगर निगम के चुनाव में। इम्तियाज जलील सुन लीजिए अब। जीवीएल बोलिए। इम्तियाज जी, आपसे बड़ी कोई सांप्रदायिक दल हो सकती है? आपका पार्टी के नाम से ही एक विशेष धर्म के लिए धुले हैं साहब, आप तो बहुत दूध के धुले हैं। सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी है इम्तियाज जी, आप 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद फिर जवाब दीजिएगा। या आपके पार्टी और सांप्रदायिक का सर्टिफिकेट भाजपा मत दे, बाकी कोई भी दे दे चलेगा, भाजपा मत दे सांप्रदायिक। सुन लीजिए, सुनने का धैर्य रखिए। क्या अकबरुद्दीन हो गया सर, 15 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट वाला मामला हो गया है, अब दुनिया आगे निकल चुकी है, आप भी आगे निकलिए। 15 मिनट पूरे पुलिस को यहाँ से हटा दो साहब, हो गया है वो 15 मिनट। कब तक आप राग लगते रहेंगे, कब तक वो मंत्र जपते रहेंगे? 15 मिनट हो गया है ना, अब आगे बढ़िएगा उसमें। यानी कि आप सब करेंगे तो सब लीला है उसके अंदर। महाराष्ट्र से सांसद हैं, महाराष्ट्र से आप सांसद हैं, क्या आपको शर्म नहीं आती? एक आतंकियों की शिक्षा देने पर, आतंकी को सजा देने पर सुप्रीम कोर्ट की आप आलोचना करते हैं। देखिए, यही झूठ को आप लोगों ने क्या बताइए, आप किस बारे में शर्म की बात कर रहे हैं? आपके बड़े बड़े नेताओं की अगर मैं शर्म उतारना शुरू कर दूं हैदराबाद के अंदर, तो उनके पूरे कपड़े उतार सकता हूं मैं यहाँ पर। आप जिस लहजे की बात कर रहे हैं ना, उससे अच्छा लहजा मुझे डेकोरम बनाए रखिए इम्तियाज जी और जीवीएल जी। बात कर रहे हैं आप, ठीक है? चुनाव की बयानबाजी और डिबेट की बयानबाजी में थोड़ा सा तो अंतर रखिए, थोड़ा सा अंतर रखिए। सीधी तस्वीरें हैदराबाद से आप देख रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो चल रहा है वहां पर, और ये बहुत अहम दिन है तेलंगाना की पॉलिटिक्स का। क्यों, हम आपको बताते हैं। इसको केवल निकाय चुनाव तक मत सीमित रखिए, इसको केवल आप म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का इलेक्शन मत समझिए, ये समझिए हैदराबाद के बहाने तेलंगाना और दक्षिण भारत की पॉलिटिक्स का एक बड़ा डेवलपमेंट। क्यों, ये भी आपको हम बताते हैं। पहले तस्वीरें देखिए, ये हैदराबाद से लाइव तस्वीरें देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा पहुंचे थे, कल योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से पहले आ चुकी हैं, और अब यहां पर आप देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। तो ये माने इम्तियाज जलील साहब, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है बीजेपी इस चुनाव में, और ये लड़ाई कड़ी हो चुकी है आपके लिए, त्रिकोणीय हो चुकी है। नहीं, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चुनौती नहीं है, इसको डर कहते हैं। ये डर है कि कम से कम एमआईएम की वजह से आज भारत के गृह मंत्री को हैदराबाद की सड़कों के ऊपर उतरना पड़ा है। तो वो खौफ है उनका कि अगर हमको यहाँ पर एमआईएम को अगर हराना है तो पूरी ताकत जोड़ना पड़ेगा। और इसी है कि पूरे हिंदुस्तान में कभी कोई नगर निगम का ऐसा इलेक्शन हमने नहीं देखा है जहां पर केंद्रीय मंत्रियां, मुख्यमंत्रियां पूरे यहां पर डेरा लगा के बैठे हुए। मैं जवाब देना चाहता हूं इस पर जीवीएल से। जीवीएल नरसिम्हा राव, ये खौफ है बीजेपी का, जो आप लोगों ने निकाय चुनाव में अपने इतने बड़े प्रचारकों को उतार दिया। मैं लेता हूं इम्तियाज भाई, जवाब लेता हूं आपकी बात का। नहीं, देखिए, हमें किस बात का डर है? हम पिछले बार केवल 4 सीट जीते थे, 150 सीटों में से कॉर्पोरेशन में 4 वार्ड केवल जीते हैं। लेकिन डर इनको होगा जिनके पास सत्ता है, जिनके पास संख्या बल है, वो है टीआरएस और एमआईएम। हम आपके घर में, क्योंकि आप पूरे देश में फैलने की एमआईएम कोशिश कर रही है, आपका अधिकार है। महाराष्ट्र से आप सांसद चुन के आए हैं, अब बिहार में आप 4 विधानसभा जीते हैं, लेकिन हम जो जिस सांप्रदायिक राजनीति को आप फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके ही घर में आकर के आपको चुनौती दे रहे हैं। मैं तो उससे बड़ा एक सवाल लेता हूं इम्तियाज जलील से। जीवीएल में आता हूं आपके पास। इम्तियाज जलील, मैं तो उससे बड़ा एक सवाल लेता हूं, तो क्या वो एआईएमआईएम का डर होता है क्या? जब असदुद्दीन ओवैसी बिहार और यूपी में प्रचार कर रहे होते हैं, तब वो क्या एआईएमआईएम का डर होता है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मैं इम्तियाज जलील से बात कर रहा हूं। नहीं, आप सवाल दोहराइए प्लीज। आपने कहा ये बीजेपी का खौफ है, जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को निकाय चुनाव में उतार दिया। तो फिर क्या ये एआईएमआईएम का खौफ होता है कि वो असदुद्दीन ओवैसी को हर जगह भेज देते हैं, यूपी हो बिहार हो? प्रचार तो कोई भी कहीं भी कर सकता है ना। नहीं, मैंने बीजेपी का खौफ नहीं कहा,
मैंने ये कहा कि एआईएमआईएम का खौफ है कि जिसकी वजह से देश के गृह मंत्री को, ये हिंदुस्तान के किसी भी नगर निगम के इलेक्शन के अंदर मैं चुनौती देता हूं बीजेपी के लीडर्स को कि बताइए कि किस लोकल गवर्नमेंट बॉडी के इलेक्शन के अंदर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री की पूरी फौज यहां पर आके बैठी है, तो उसको खौफ कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी को खौफ के साथ इसको ये भी तो कह सकते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है। क्या बातें कर रहे हैं कि टीआरएस अनप्रेसिडेंटेड है। जीवीएल जवाब दीजिए। अरे इस उसके ऊपर आगे आप अपनी उसूलों के ऊपर, नीतियों पर इलेक्शन आप लोगों को लुभाने के लिए कहते हैं कि हम आगे तो हम 25,000 रुपये देंगे। केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनरली करते नहीं है। ये बहुत ही एक अनोखा एक इलेक्शन है। इसको हमने बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी, मैं खुद को बोल रहा हूँ। बताइए ना कौन से शहर में आपके गृह मंत्री ने, केंद्र के गृह मंत्री ने प्रचार किया, आपको चैलेंज कर रहा हूँ, बताइए। हैं ये नहीं, वो तो मान रहे हैं आपकी बात, वो आपकी बात मान रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने इसको प्रायोरिटी दी, वो आपकी बात मान रहे हैं। इम्तियाज जलील वो आपकी बात मान रहे हैं, सुनिए उनकी बात सुन लीजिए। आपके कौन से ऐसे केंद्रीय मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने देश में नगर निगम के चुनाव में प्रचार किया? इसमें गलत क्या है इम्तियाज जलील, जवाब दीजिए। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, इतना डर किस बात का है आपको कि आपको पूरी फौज यहाँ पर भेजना पड़ा और इस तरह की भाषा की हम पैरों के नीचे कुचल देंगे। कौन किसको कुचलता है 1 तारीख को आपको पता चलेगा, 1 तारीख के चुनाव में आपको पता चलेगा। अच्छा ठीक है, मैं एक न्यूट्रल व्यू लेता हूं यहाँ पर। के बद्रीनाथ हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, साउथ की पॉलिटिक्स को समझते हैं। बद्रीनाथ साहब, ये किसमें खौफ है और किसके लिए खौफ है, ये बताइए। नहीं, मैं दूसरी तरह से, दूसरे एंगल से देखना चाहता हूँ। हाँ। ये चुनाव जो है बीजेपी और एआईएमआईएम के बीच में नहीं है जनार्दन, ये बीजेपी और टीआरएस के बीच में है और एआईएमआईएम इज अ स्मॉल फैक्टर देयर। तो ये तस्वीरें सीधे हैदराबाद से आती हुई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव के प्रचार के लिए वहां पर पहुंचे हैं और ये बहुत बड़ी बीजेपी की एक रणनीति, दक्षिण भारत में पैर पसारने के लिए कोई भी एक छोटा सा मौका वो नहीं चूकना चाहते और इसीलिए निकाय चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को उतार दिया है। सीधे अभिषेक उपाध्याय के पास चलते हैं जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अभिषेक, बताइए क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, हम इस समय जहां पर हैं, अमित शाह एकदम ठीक पीछे दिखाई पड़ रहे हैं और ये पूरा रोड शो उनका जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रोड शो में पूरा का पूरा जोर इस बात पर है कि ये प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत लगा दी जाए और ये जो हुजूम बढ़ रहा है सड़कों पर, आप देख रहे हैं, ये कुल 3 विधानसभा सीटें क्षेत्र हैं जिनसे हो करके पूरा का पूरा रोड शो जाएगा और प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत लगाई जा रही है। अमित शाह पहले भाग्यलक्ष्मी मंदिर पहुंचे हैं, उसके बाद आए और रास्ते में देखिए पूरा भगवा रंग से पूरा रंगा हुआ है। पूरा आप रास्ता भी देख रहे हैं, यहाँ आपको भगवा रंग दिखाई पड़ रहा है। पूरी कवायद इस बात की है कि एक प्रतीक, जो हिंदुत्व का प्रतीक जो बीजेपी ने चुनाव में उभारा हुआ है, वो सिंबल जगह जगह दिखे और वही तस्वीर यहाँ भी दिखाई पड़ रही है। गौरव, बिल्कुल, वो तस्वीर यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही बल्कि इस तस्वीर के कई मायने हैं। आप ये बताइए अभिषेक, आगे क्या कार्यक्रम है यहाँ पर, कहाँ तक ये रोड शो जाएगा और कितनी देर गृह मंत्री रहेंगे अब हैदराबाद में? देखिए, 5 बजे, आज शाम 5 बजे तक चुनाव है और इसीलिए जितना प्रचार है, जितना वक्त बीत रहा है उसी बीच में इस प्रचार को और भी ज्यादा तेज किया जा रहा है। और देखिए, रास्ते जो हैं, ये सिकंदराबाद का इलाका है। सिकंदराबाद बीजेपी का गढ़ वैसे भी रहा है। जी किशन रेड्डी जो यहाँ से सांसद हैं, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और इस बीच में बीजेपी ने अमित शाह के रोड शो के लिए इसी सिकंदराबाद को चुना है ताकि यहाँ पर एक मैसेज जाए। लोग काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और इसके पहले जहाँ पर अमित शाह गए थे वो पुराना हैदराबाद है जो असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है, तो पहले वहाँ पर किया है और उसके बाद यहाँ पर सिकंदराबाद जो कि ये नए हैदराबाद का हिस्सा है, वहाँ पर आए हैं। तो अलग अलग इलाकों से ये पूरा अमित शाह का कार्यक्रम है ताकि मैक्सिमम, क्योंकि 24 सीटें आती हैं विधानसभा की, 5 लोकसभा क्षेत्र आते हैं, तो बीजेपी की कोशिश है मैक्सिमम आए। तो देखिए आप फिर से, ये चूंकि यहाँ पर बीच में पेड़ आ गया है, नीचे से दिखाएंगे आपको कि अभी भी अमित शाह लगातार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। सिक्योरिटी पर्सन हैं, उनको भी खासी दिक्कत आ रही है। लेकिन अभिषेक, ये बताइए जरा हमारे दर्शकों को, आप लगातार वहाँ पर बने हुए हैं, लगातार इस चुनाव की तपिश को महसूस कर रहे हैं, ये मैसेज कहाँ तक जा रहा है अभिषेक, जो आज आप हैदराबाद की ज़मीन पर देख पा रहे हैं?
देखिए सबसे बड़ी बात ये गौरव कि बीजेपी के लिए ये जो चुनाव है, ये बार बार बीजेपी वाले खुद कह रहे हैं कि सेमीफाइनल है। अभी हमने बात की, उनके जो विधायक राजा सिंह थे वो भी कह रहे हैं सेमीफाइनल है। हमें तो तेलंगाना का पूरी विधानसभा पे कब्जा करना। और आप देखिए यहाँ चौराहे पर जहाँ अभिषेक, आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये तस्वीरें फिलहाल हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। देखिए भगवा झंडे लहराते हुए, जय श्री राम के नारे गूंजते हुए, और अभिषेक जो बता रहे हैं आपको वो समझिए, ये तैयारी है अगले आने वाले विधानसभा चुनावों की। ये तैयारी है एक और किला फतेह करने की। ये तैयारी केवल निकाय चुनाव की नहीं है, ये प्रचार केवल निकाय चुनाव के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ से एक मजबूत नींव रखने की कोशिश हो रही है, जिस पर दक्षिण भारत के एक और राज्य में बीजेपी अपना एक और किला बना सके। और ये वही आप कवायद के तौर पर देख सकते हैं। देखिए ओवैसी के गढ़ में पहुंचे सबसे पहले गृह मंत्री, चार मीनार के इलाके में जाकर वहां भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। अब सिकंदराबाद आ गए हैं, यानी तेलंगाना का वो इलाका जो टीआरएस का गढ़ माना जाता है, और वहां पर वो इस वक्त प्रचार कर रहे हैं। समझिए एक तीर से कितने निशाने साध रही है बीजेपी, आप समझ सकते हैं। और केवल तेलंगाना ही नहीं, क्योंकि तमिलनाडु में अगले साल चुनाव है, बंगाल में अगले साल चुनाव है, और इन सभी जगहों पर एक स्ट्रांग मैसेज जाता हुआ कि बीजेपी का कार्यकर्ता अपने आप को बिल्कुल भी हतोत्साहित महसूस ना करे। अगर बीजेपी अपने सबसे बड़े नेताओं को निकाय चुनाव में उतार सकती है प्रचार करने के लिए, तो सोचिए किस लेवल पर वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे उन राज्यों में। ये बहुत बड़ी बात है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।